एक नया टॉपिक है, इसको बहुत ही अच्छा से समझेंगे, समझने वाला चीज है। और उसके बाद इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदुएं हैं, इसको देखेंगे तब इस पर न्यूमेरिकल बनाना सीखेंगे। सबसे पहले परिचय करेंगे कि क्या होती है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप क्या होती है कि हमारे हाथ में मार्कर है, हम कोई भी वस्तु को कभी गेंद खेलते हैं या कभी पत्थर का टुकड़ा उठाते हैं या कोई भी वस्तु को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद जब हम इसे इस तरह से फेंकते हैं तो फेंकने के बाद इस तरह से फेंकेंगे तो यह वस्तु यहाँ से चल करके ऐसे जाएगा, इस तरह से गिरेगा, कहीं न कहीं जाकर के गिरेगा। ऐसा नहीं है कि यह एक सरल रेखा में सीधे चला जाएगा, सीधे जाकर के जाते रहेगा। या क्या होगा, कुछ दूरी तय करने के बाद ऐसे होकर के नीचे की तरफ गिरेगा, तो यही प्रक्षेप कहलाता है। इधर से जाएगा और ऐसे करके नीचे गिरेगा, तो यही पथ क्या कहलाता है, प्रक्षेप पथ का। किसी भी वस्तु को अपने हाथ से पकड़ करके इस तरह से फेंकते हैं तो फेंकने में जो वस्तु में जो गति उत्पन्न होता है वही गति कहलाता है क्या, प्रक्षेप गति। और प्रक्षेप गति से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि जब वस्तु को फेंका जाता है तो वह किस पथ पर जाता है, उसका पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। जब हम किसी वस्तु को इस तरह से यहाँ से फेंकेंगे तो अगले बिंदु तक वो यह सीधे नहीं जा पाएगी, प्रक्षेप पथ यह नहीं होगी, या तो सीधे सरल रेखा वाली हो गई पथ, सरल पथ हो गया। प्रक्षेप का पथ होता है कि हम फेंके तो यह कुछ ऊंचाई करते हुए और तब यहाँ तक पहुँचेगी, तो यह पथ कहलाया क्या चीज़, प्रक्षेप पथ कहलाया। और इस तरह से वस्तु को जाने में इसमें जो गति उत्पन्न होगा, जिस गति से जिस वेग से यह वस्तु यहाँ तक पहुँचेगी तो वह कहलाएगा क्या, प्रक्षेप गति। अब सुनिए, इसको परिभाषा के तौर पर हम लोग देखते हैं कि प्रक्षेप गति क्या होती है कि जब किसी वस्तु को थीटा कोण पर इस प्रकार से प्रक्षेपित किया जाता है कि थीटा का जो वैल्यू होगा वह बड़ा होगा 0 डिग्री से और छोटा होगा 90 डिग्री से, तो इस प्रकार के गति को प्रक्षेप गति कहा जाता है। प्रक्षेप गति के लिए महत्वपूर्ण लाइन क्या हो गया कि जब किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है तो उसे इस प्रकार से प्रक्षेपित करना पड़ेगा कि थीटा का जो मान होगा वह 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, तब जो उस वस्तु में जो गति उत्पन्न होगा वही गति कहलाएगा प्रक्षेप गति। अब प्रक्षेप गति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहला तथ्य बताए आपको कि प्रक्षेप के लिए जो पथ होगा वह पथ कैसा होगा, परवलयाकार। कैसा पथ होगा, परवलयाकार। किस चीज़ की, प्रक्षेप का। प्रक्षेप गति के लिए प्रक्षेप का जो पथ होगा वह होगा परवलयाकार। एक बिंदु देखिए, प्रक्षेप पथ का प्रक्षेप पथ जो होता है वह कैसा होता है, परवलयाकार होता है। इसी को अंग्रेजी में पैराबोलिक कहा जाता है। प्रक्षेप गति के लिए प्रक्षेप का पथ कैसा होनी चाहिए, परवलयाकार। कभी कभी इसी को हिंदी में लिख देगा पैराबोलिक होता है। क्या होता है, पैराबोलिक होता है। और देखिए दूसरा तथ्य क्या बताया गया कि प्रक्षेपित वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई परास यानी कि रेंज कहलाता है। जब हम यहाँ से किसी वस्तु को प्रक्षेपित करते हैं फेंकने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए यह जो नीचे वाला जो दूरी तय हुआ यही दूरी रेंज कहलाता है, जिसे हम लोग हिंदी में परास कहते हैं। प्रक्षेपित वस्तु द्वारा तय की गई अधिकतम जो लंबाई होगा वह लंबाई क्या कहलाएगा, परास कहलाएगा। उसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। रेंज मतलब परास। अब एक बात और यहाँ से जान लीजिए कि हम बताएं कि थीटा का जो वैल्यू होगा वह 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होगा। कभी कभी हम लोग किसी भी विभाग में जब फिजिकल देना होता है तो उसमें जाते हैं, हाई जंप लॉन्ग जंप होता है, तो वहाँ लॉन्ग जंप जो होती है अधिकतम लंबाई जंप करने के लिए वहाँ भी यह नियम लागू होता है। कितना डिग्री के कोण से गति में आने वाला व्यक्ति कितना डिग्री के कोण पर छलांग लगाए कि वह अधिकतम लंबाई तक जा सके।
ऐसा हो कि गति में दौड़ करके आया और अधिक छलांग लगा दिया तो फिर वह अधिक लंबाई तक नहीं जा पाएगा। इसके लिए भी यहाँ पर एक निश्चित एंगल बना होता है। यहाँ पर जो प्रक्षेपण का कोण होता है वह 45 डिग्री का होता है। प्रक्षेपण कोण का मान 45 डिग्री का होता है। 45 डिग्री के कोण पर यदि कोई धावक छलांग लगाता है तो वह मैक्सिमम डिस्टेंस को तय करेगा, अधिकतम दूरी। तो एक पॉइंट और है यहाँ पर, प्रक्षेपित वस्तु द्वारा तय की गई कुल लंबाई क्या कहलाता है? परास कहलाता है। और अगला बिंदु आ गया कि अधिकतम परास के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए? 45 डिग्री होना चाहिए। 45 डिग्री के कोण पर व्यक्ति अधिकतम लॉन्ग जंप करेगा, अधिकतम लंबाई तक वह तय करेगा। यहाँ 45 के जगह वह 60 का कोण बना करके जंप करे तो वह यहीं तक दूरी तय करेगा, यहाँ तक नहीं पहुँच पाएगा। 60 के आगे 70 75 के कोण पर जा रहा है तो वह इतना ही दूरी तय करेगा। ऐसा हो कि 80 के कोण पर जा रहा है तो और कम दूरी तय करेगा। मतलब जितना ज़्यादा छलांग लगाता है हाइट में उतना ही दूरी उसका कम होता है। हाइट बढ़ेगा तो दूरी कमेगा, और हाइट कम रहा है तो दूरी बढ़ रहा है। अधिकतम दूरी कितना के कोण से छलांग लगा के तय करेगा? तो 45 डिग्री के लिए अधिकतम दूरी के लिए प्रक्षेपण कोण का मान कितना होनी चाहिए? 45 डिग्री। क्लियर? अब कह रहा है कि अधिकतम यहाँ से ऊंचाई तय करने के लिए अधिकतम ऊंचाई तक, तो देख रहे हैं 45, 60, 70, 80 ऐसे करते करते 90 डिग्री के कोण से यदि छलांग लगाता है तो वह अधिकतम ऊंचाई को तय करेगा। अधिकतम ऊंचाई तय करने के लिए कोण का मान, थीटा का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। और अधिकतम परास के लिए, अधिकतम दूरी तय करने के लिए थीटा का मान कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। अधिकतम परास के लिए थीटा का मान 45 डिग्री होता है। अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा का मान 90 डिग्री होता है। क्लियर है? आगे कह रहा है कि अधिकतम ऊंचाई पर किसी प्रक्षेप का वेग क्या होता है? मतलब अधिकतम ऊंचाई पर चला गया है तो इस समय इसका जो वेग होगा, सुनिए आपको बताएं यहाँ से कि कोई वस्तु इस तरह से प्रक्षेपित की जाती है तो इसका कुछ ना कुछ वेग होगा। अब वेग पता नहीं है अभी, तो अभी हम वेग मान लिए क्या? यू वेग से प्रारंभिक वेग क्या होगा? उसका यू होगा। तो यू वेग से वस्तु प्रक्षेपित की जाती है। तो यहाँ से दो घटनाएं होगी। एक, यदि ये परास के लिए थीटा का मान हो जाएगा तो इसको हम लोग ज्ञात करेंगे cos थीटा में, और ये हाइट के लिए हम लोग ज्ञात करेंगे sin थीटा में। कभी और आपको बताए होंगे, हाइट के लिए sin थीटा में और परास के लिए cos थीटा में। तो यहाँ पर आपको कहा है अधिकतम ऊंचाई पर किसी प्रक्षेप का वेग क्या होगा? बहुत अधिक ऊंचाई पर। यह कहने का मतलब कि यहाँ से जब यह प्रक्षेपित होकर के यहाँ पर आया तो यहाँ भी कुछ ऊंचाई है, यहाँ भी कुछ ऊंचाई है, यहाँ भी कुछ ऊंचाई है, यहाँ भी ऊंचाई है, फिर इधर में ऊंचाई कमते जा रहा है, ऐसे करके कमते चला जा रहा है। तो यह ऊंचाई, यह ऊंचाई, यह ऊंचाई, यह बीच में लगता है कि यह अधिकतम ऊंचाई है। अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या होगा? u cos थीटा। अधिकतम ऊंचाई पर उसका वेग क्या होगा? u cos थीटा पर वह अधिकतम ऊंचाई पर होगा। आगे है प्रक्षेप को थीटा और 90 माइनस थीटा कोण पर प्रक्षेपित करने से परास का मान समान होता है। देखिए कोई व्यक्ति यहाँ से प्रक्षेपित हुआ, जंप लगाया, तो कोई गया 30 डिग्री का कोण बना करके। ध्यान देंगे यहीं पे समझाते आपको। 45 के कोण पर तो आपको बताया कि अधिकतम दूरी तक तय करेगा। अब बता दें कि एक धावक 30 डिग्री के कोण पर यहाँ से क्या किया? प्रक्षेपित हुआ। 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित हुआ तो वह मान लेते हैं कि यह दूरी पर आकर के तय किया 30 डिग्री पर। तो अगला व्यक्ति को यहाँ से यहीं पर आने के लिए कितने डिग्री के कोण बना करके छलांग लगाना होगा? तो एक व्यक्ति यदि 30 डिग्री के कोण पर छलांग लगाया तो वह इस बिंदु पर आया, तो दूसरा कोई व्यक्ति आए तो वह भी 30 डिग्री के कोण पर आएगा, तभी वह यहाँ आएगा। या नहीं तो यदि वह दूसरा शर्त के लिए बताया गया कि 90 माइनस थीटा के कोण पर भी यदि वह
छलांग लगाता है तब भी वह उसी बिंदु पर आएगा। बोले तो 90 माइनस थीटा बोले तो एक व्यक्ति 30 के कोण पर गया है तो दूसरा व्यक्ति 90 माइनस 30 बोले तो कितना आएगा 60 डिग्री के कोण पर भी छलांग लगाएगा तो उसके द्वारा तय की गई दूरी यही होगा, उसका बिंदु यही होगा। यहाँ से यहाँ तक जो परास होगा वह समान परास होगा। तो क्या बताया यहाँ नोट में, क्या बताया, प्रक्षेप को थीटा और 90 माइनस थीटा के कोण पर प्रक्षेपित करने से परास का मान समान होगा। एक ही बिंदु पर प्रक्षेपित करने के लिए एक व्यक्ति यदि थीटा कोण से जा रहा है तो उसी परास को तय करने में दूसरा व्यक्ति कितना के कोण से जाएगा तो 90 माइनस थीटा। कॉन्सेप्ट को यहाँ पर ध्यान देना। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि एक व्यक्ति छलांग लगा के 30 डिग्री के कोण पर कुछ परास तय किया, 5 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, कह दे कि 30 डिग्री के कोण पर वह 10 मीटर की परास तय करता है तो दूसरे व्यक्ति को उसी 10 मीटर के परास को तय करने के लिए कितना के एंगल से छलांग लगाना होगा तो वहाँ पर हम लोग 90 माइनस थीटा से आंसर देंगे। 90 माइनस थीटा मतलब एक 30 के एंगल से गया था, दूसरा 60 के एंगल से जाएगा तो वह परास एक समान होगा। तो इतना सारा मुख्य बिंदु प्रक्षेप से संबंधित था। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे, इसको छापिए। सबसे जी सिखाए। अभी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखें। अब न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम लोग के सामने कुछ सूत्र लिखा हुआ है, इस सूत्र को थोड़ा समझेंगे फिर क्वेश्चन बनाएंगे। आपको बताएं प्रक्षेप के लिए कि किसी ग्राफ पर जब प्रक्षेपण स्थिति दिखाना होगा, प्रक्षेप की स्थिति को दिखाना होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ से कोई वस्तु को प्रक्षेपित किया गया और यह यहाँ तक पहुँच पाती है। तो यहाँ से समझना क्या क्या चीज़ है कि यह किस वेग से प्रक्षेपित की गई। वेग क्या होगा इसका, यू वेग से। किस वेग से प्रक्षेपण हुआ, यू वेग से। अधिकतम परास निकालने के लिए क्या बताए थे, यू कॉस थीटा। और अधिकतम इस तरह से हाइट के लिए क्या बताए थे, यू साइन थीटा। उसके बाद यहाँ पर प्रक्षेपण कोण का मान बताए थे। अधिकतम परास के लिए प्रक्षेपण कोण का मान कितना होगा, 45 डिग्री। नीचे वाला बताए आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई होगा इसे क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। मतलब क्या हो गया, परास। क्लियर है। यहाँ कुछ ऊंचाई आपको दर्शाए थे, यहाँ भी कुछ ऊंचाई दर्शाए थे, इधर भी ऊंचाई दर्शाए। ऊंचाई दर्शाते गए, एक मैक्सिमम ऊंचाई आपको यहाँ पर हम दर्शाए, महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई हो गया। तो महत्तम ऊंचाई को हम लोग सूचित करेंगे क्या चीज़ से, एच से। एच यहाँ पर यदि मैक्स लिख दे तो मैक्सिमम हाइट हो गया। ठीक है। यहाँ आर लिखे हैं रेंज के लिए, यदि आर के साथ में मैक्स लिख दे तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रेंज हो जाएगा। अब समझिए जब कोई वस्तु को यहाँ से प्रक्षेपित किया जाएगा तब वस्तु यहाँ से ऊपर की तरफ चढ़ेगा ना। तो यहाँ से इस वस्तु को मैक्सिमम ऊंचाई जो यहाँ तक है, यहाँ तक जाने में कुछ समय लगेगा। कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगेगा उससे हम लोग कहेंगे क्या, उसे हम लोग कहेंगे टाइम ऑफ एसेंट। मतलब ऊपर चढ़ने का काल। टाइम ऑफ डिसेंट, यहाँ से जब नीचे आएगा तो इसे कहा जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट। मतलब क्या, अधिकतम ऊंचाई से नीचे आने में लगा समय को टाइम ऑफ डिसेंट कहे। टाइम ऑफ एसेंट किसे कहा जाएगा, मूल बिंदु से जहाँ से उड़ान भरा वहाँ से अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा टाइम ऑफ एसेंट, अधिकतम ऊंचाई से नीचे आने में लगा समय टाइम ऑफ डिसेंट। और पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल टाइम, कुल समय जो उसे लग जाएगा जहाँ से प्रक्षेपित हुआ वहाँ से लेकर के पूरा यहाँ से यहाँ तक आने में जो समय लगेगा वह कहलाएगा क्या चीज़, टाइम ऑफ फ्लाइट। मूल बिंदु से लेकर के अंतिम बिंदु तक पहुँचने में जो टोटल समय लगेगा यह समय कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ान काल। क्या कहा जाएगा, उड़ान काल। तो इसी उड़ान काल को हम यहाँ आपको बताए क्या चीज़ से, टी से। यहाँ की जो रेंज हुआ, जो परास का वैल्यू हुआ, इसी को हम यहाँ दर्शाए आपको आर से।
और यहाँ की ऊंचाई, यहाँ की ऊंचाई, यहाँ की ऊंचाई, सभी ऊंचाई को देख लिए। इसमें एक मैक्सिमम ऊंचाई जो हो गया, इसी ऊंचाई को आपको हम दर्शाए क्या चीज़ से? एच से। अब न्यूमेरिकल में आपको क्वेश्चन भिन्न भिन्न प्रकार के पूछेगा, लेकिन तीन ही मात्र मेन सूत्र है। यही 3 गो मेन सूत्र से आप न्यूमेरिकल के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला सूत्र मैक्सिमम हाइट के लिए, अधिकतम ऊंचाई के लिए सूत्र क्या होगा? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। अब यहाँ रेंज के लिए, परास के लिए, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी तय होगा वह दूरी रेंज के लिए सूत्र क्या है? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और बटा के नीचे क्या है? जी। रेंज के लिए सूत्र क्या हो गया? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा और बटा के नीचे जी। और यह जो काल है, जो समय लगा यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जो समय लगा उड़ान काल, वह उड़ान काल के लिए सूत्र क्या हो गया? 2u साइन थीटा बटा जी। तो यह 3 गो सूत्र महत्वपूर्ण है। यह तीनों सूत्र आपको याद रखना। अधिकतम ऊंचाई के लिए थीटा का मान क्या हो जाए? 2 थीटा। एक गो थीटा होता है 45 डिग्री, और 2 थीटा के मतलब क्या हो जाएगा? 2 थीटा का मतलब हो जाएगा 90 डिग्री, और 90 डिग्री में तब हो जाएगा साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान क्या हो जाता है? 1 होता है। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो यहाँ पर यू स्क्वायर और साइन 2 थीटा मतलब साइन 90, और साइन 90 का मान 1, तो यहाँ से तो 1 हो जाएगा। तो यू स्क्वायर को 1 से गुना करेंगे तो यू स्क्वायर बटा जी। कभी कभी आपको यह सूत्र का प्रयोग करना होगा। इसलिए जी गुरुत्वीय त्वरण है। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जी क्या है? सभी सूत्र में जी, स्मॉल जी आपको पहले से ही पता है, गुरुत्वीय त्वरण। और कैपिटल जी होता तब गुरुत्वीय नियतांक हो जाता है। अब हम लोग यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण को देख रहे हैं, तो त्वरण यहाँ पर कैसे काम करेगा सुनिए। किसी भी वस्तु को जब प्रक्षेपित किया जाता है तो इस वस्तु पर गुरुत्वीय त्वरण उस पर काम करता है। गुरुत्वाकर्षण बल भी काम करता है वस्तु पर। हम जब फेंक रहे हैं तो यह एक सरल रेखा में न जाकर के परवलय रेखा में इसलिए जाता है कि गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है और इसे अपनी तरफ पृथ्वी खींचती है, आकर्षित करती है, जिसके कारण एक न एक समय जा कर के यह मुड़ जाती है, नीचे की तरफ चली जाती है। तो यहाँ पर जहाँ गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा वहाँ गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा। जहाँ भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करेगा वहाँ गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा। तो जब हम किसी वस्तु को फेंकेंगे तो इसके वेग में परिवर्तन किसके कारण होगा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वीय त्वरण के कारण। तो गुरुत्वीय त्वरण भी इस पर लागू होगा। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट बनता है कि पेड़ पर कोई चिड़िया बैठा हुआ है और चिड़िया को यहाँ से दागना है, निशाना बनाना है चिड़िया पर। तो हम लोग जो निशाना बनाएंगे वह चिड़िया पर बनाएंगे कि चिड़िया से थोड़ा नीचे बनाएंगे कि चिड़िया से थोड़ा ऊपर बनाएंगे? निशाना चिड़िया से थोड़ा सा ऊपर बनाएंगे, इसलिए कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यदि हम वहीं पर निशाना बनाते हैं तो हमारा जो गोली जाएगा चिड़िया को दागने के लिए वहाँ जाते 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 वह डाउन हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तब प्रक्षेप गति से यदि चिड़िया पर निशाना बनाना हो तो हम लोग दागेंगे तो निशाना कहाँ बनाना होगा? चिड़िया से थोड़ा सा ऊपर, तब जा कर के वह वहाँ पर जाते जाते चिड़िया को अटैक करेगा, टच करेगा। नहीं तो चिड़िया बैठी हुई है और वहीं पे निशाना बनाएंगे तो हमारा गोली चिड़िया के नीचे से क्रॉस कर जाएगा। समझ में आया? तो अभी हम लोग को अब इस पर देखना है क्या चीज़? न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए 3 सूत्र महत्वपूर्ण आपको बताया गया। कौन कौन से? मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए सूत्र क्या बताए? एच निकालने के लिए यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। एच बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा 2g। अधिकतम परास के लिए क्या बताए? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बटा j। और पूरा उड़ान काल का जो समय होगा यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल समय, पूरा उड़ान काल, अधिकतम उड़ान काल का जो समय निकालना होगा, उड़ान काल क्या होगा? तो हो जाएगा 2u साइन थीटा बटा जी। यही 3 सूत्र से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाना है।
तो अब हम कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं, उसको आप खुद सॉल्यूशन करेंगे। एक ही तरफ से लिख देखो। क्वेश्चन दिए हैं आपको, 2-3 क्वेश्चन दिए और बनाने के लिए समय भी दिए। कुछ लोग बनाए, कुछ लोग सो रहे हैं, बहुत अच्छा बात है। देखिए क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कहा है किस कोण पर किसी वस्तु को फेंके जाने पर वस्तु अधिकतम दूरी यानी कि परास को प्राप्त करेगी। आपको पढ़ाए उसी में आंसर बता दिए थे। किस कोण पर फेंके जाने पर कोई वस्तु अधिकतम परास को प्राप्त करेगी। आंसर हो जाएगा इसके लिए क्या, 45 डिग्री के कोण पर। 45 डिग्री के कोण पर वह अधिकतम परास को प्राप्त करेगी। दूसरा क्वेश्चन है किसी गेंद को अधिकतम 12 मीटर की दूरी तक फेंका जाता है। किसी गेंद को अधिकतम कितना दूरी तक फेंका गया, 12 मीटर। तो यह दे दिया इसका क्या, परास का मान कितना, 12 मीटर। तो वह गेंद कितना अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करेगा, मतलब कितना अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करते हुए वह 12 मीटर की दूरी तय करेगा। तो आप जान लीजिए यहाँ से, इस क्वेश्चन से एक आपको नोट समझ लेना है कि यदि कोई वस्तु अधिकतम परास को प्राप्त कर रही है तो उसी वस्तु के लिए हाइट पूछा जाए कि वह कितनी ऊंचाई से उस दूरी को तय किया है, तो ऊंचाई हमेशा परास का आधा होता है। ऊंचाई क्या हो जाएगा, परास का आधा होगा। तो h बराबर हम लोग कर सकते हैं r/2, और r का मान हम लोग के पास कितना है, 12, और बटा के नीचे 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 मीटर। तो यहाँ से एक कंसेप्ट पता चला कि यदि किसी वस्तु को दूर तक फेंकते तो उसके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वह परास का 2 गुना होगा। सॉरी, उसके द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वह उसके ऊंचाई का 2 गुना होगा। दूरी क्या होगा, ऊंचाई का 2 गुना, और उस दूरी का आधा क्या होगा, उसकी ऊंचाई होगी। तो एक ही वस्तु द्वारा ऊंचाई दे और दूरी पूछे, या दूरी दे करके ऊंचाई पूछे, तो जान लीजिए दूरी ऊंचाई का 2 गुना होगा और ऊंचाई दूरी का आधा होगा। तो अभी वाला क्वेश्चन में दिया क्या है, अधिकतम दूरी दिया है ना। यदि किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया जाता है तो वह अधिकतम 12 मीटर की दूरी तक जाता है। तो उसी वस्तु द्वारा अधिकतम ऊंचाई पूछ दिया गया है कि वह कितने ऊंचाई को प्राप्त कर पाएगा। तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, दूरी का आधा, 6 मीटर की ऊंचाई प्राप्त करेगा। तो यहाँ से एक कंसेप्ट क्लियर हुआ, ऊंचाई क्या होती है, दूरी का आधा, दूरी क्या होती है, ऊंचाई का 2 गुना। अब अगला क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक शिकारी एक बंदर के भौं के बीच निशाना लगाता है। कोई बंदर है, उसका एक आँख इधर है और एक आँख इधर है। यह मान लेते हैं कि यह बंदर का चेहरा है। कोई शिकारी इसे के बीच में, भौं के बीच में निशाना लगाता है। तो भौं के बीच में निशाना लगाता है और बंदर कहाँ है, एक पेड़ पर एक डाली को पकड़ करके लटके हुए। तो देखिए जो बंदर वृक्ष के एक डाल से लटका हुआ, जैसे ही शिकारी गोली छोड़ता है बंदर के हाथ से डाल छूट जाता है। घटना देखिए, एक ही साथ 2 घटना, इधर से शिकारी के हाथ से गोली छूटा और उधर बंदर के हाथ से डाल छूट गया। एक ही साथ दोनों घटना हो। क्वेश्चन का है कि जैसे ही शिकारी गोली छोड़ता है बंदर के हाथ से डाल छूट जाता है, तो इस स्थिति में गोली बंदर को कहाँ लगेगा, बताइए। गोली बंदर को लगेगा कि बंदर को नहीं लगेगा। गोली बंदर के सर के ऊपर से चला जाएगा या उसके शरीर में लगेगा, या शिकारी जहाँ निशाना लगाया था वहीं लगेगा। हाँ, आपको बताए अभी थोड़ा देर पहले रहते के बताए थे ना, क्या बताए थे कि यदि कहीं वृक्ष पर या कोई ऊंचे स्थान पर कोई वस्तु है, कोई पक्षी है, कोई
पशु है, शिकारी जब निशाना लगाएगा उस पर, हम बताए थे कि जब वह वहाँ पर स्थिर अवस्था में है और जब निशाना शिकारी को नीचे से लगाना हो तो शिकारी अपने बंदूक का जो निशाना लगाएगा, यहाँ पर वस्तु है, कोई पक्षी है, तो शिकारी का निशाना जाएगा यहाँ से थोड़ा सा ऊपर। क्यों? क्योंकि इसमें गुरुत्वीय त्वरण उत्पन्न होगा और यह यहाँ से यहाँ तक चला जाएगा, प्रक्षेपित होकर के जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह थोड़ा सा इस तरह से प्रक्षेप प्राप्त करेगा। अब प्रक्षेप के कारण यह निशाना ऊपर लगाएगा, तभी जाकर के इसे वास्तविक जगह पर निशाना जाएगा। लेकिन अभी घटना क्या हुआ कि जहाँ पर निशाना लगाया था, जिस बिंदु पर शिकारी निशाना लगाया था, जैसे ही गोली यहाँ से निकला और यहाँ से यह चीज नीचे की तरफ आ गया। ध्यान दीजिए, बंदर के हाथ से डाल छूट जाता है, तब बंदर भी नीचे आएगा और गोली भी यहाँ से नीचे आएगा। तो इस स्थिति में गोली वहीं पे जाके लगेगी जहाँ शिकारी निशाना लगाया था। मतलब गोली कहाँ लगेगा? बंदर के भौं पर। जब एक ही साथ दो घटनाएं हुई, गोली यहाँ से निकला और बंदर के हाथ से डाली छूट गया, तो जितना बंदर नीचे आएगा उतना ही यह गोली भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आएगा। एक ही समय दोनों छूटा तो गुरुत्वाकर्षण बल इस गोली पर भी काम करेगा और इस बंदर पर भी काम करेगा। अब ये बात आप न समझिए कि गोली तो छोटा है अब बंदर बहुत बड़ा है, तो इसको गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा तेजी से खींचेगा और इसको कम तेजी से खींचेगा। गुरुत्वाकर्षण बल पिंड के भार पर निर्भर नहीं करता, वह सभी भार के पिंडों पर गुरुत्वाकर्षण बल समान रूप से कार्य करता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल जितना इस गोली पर लगेगा उतना ही गुरुत्वाकर्षण बल बंदर पर भी लगेगा। तो जितना जब बल समान लग रहा है, समान बल से पृथ्वी खींच रहा है, तो जितना बंदर को खींचेगा उतना ही गोली को भी खींचेगा और इस स्थिति में निशाना वहीं पर लगेगा जहां शिकारी ने निशाना साधा था। तो इस स्थिति में गोली कहाँ लगेगा? बंदर के भौं के बीच में, न कि बंदर के भौं से ऊपर चला जाएगा या भौं के नीचे चला जाएगा या बंदर को गोली नहीं लगेगा। आपको ऑप्शन बहुत अच्छा से रहेगा दिए हुए, आपको यही कंसेप्ट को समझना पड़ेगा तभी आंसर सही टिक करेंगे, नहीं तो पीछे का कंसेप्ट जो समझे थे कि निशाना थोड़ा ऊपर लगाना पड़ेगा, तो समझ जाइए कि आप जवाब दीजिएगा कि गोली बंदर के सर के ऊपर से पार कर जाएगी, तो गलत हो जाएगा ना। जब एक ही समय, वह तब हम बताए थे जब यहाँ पर जो शिकार है वह स्थिर अवस्था में के, लेकिन यहाँ वाला तो स्थिर अवस्था में नहीं था, छूट गया था, तो यहाँ पर गोली वहीं लगेगा जहाँ पर उन्होंने निशाना साधा था।